हर हर महादेव। आप सभी का अपने चैनल हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम भाग 62। पर ऐसा कैसे? जिंदगी के होठों से सवाल निकला। मेरी नादान जिंदगी, अगर अपनी नादानी छोड़ दे तो फिर जीने का मजा कहाँ रहेगा? ये सोचकर साहिर मुस्कुरा दिया। पर फिलहाल में जिंदगी की बात का जवाब भी देना जरूरी था। ऐसा ही है। तुम मेरी जिंदगी में उसे जगह हो जहां से तुम्हें कोई भी नहीं हटा सकता। उद्धरण चिन्ह। साहिर के शब्द थे या फिर जिंदगी के रेगिस्तान बने हुए दिल पर ठंडी फुहारें थी। बेयकीनी का बादल ऐसे फटा कि होठों से निकल ही गया। कोई भी नहीं, नहीं, कोई भी नहीं। और यहाँ पर कोई भी का मतलब कोई भी से है। यहाँ तक कि उसे कोई भी मैं भी शामिल हूँ। साहिर ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। जिंदगी नासमझों की तरह उसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ? इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मेरी बात पर भरोसा नहीं है? साहिर ने पूछा। नहीं, आपकी बात पर भरोसा न करने का तो सवाल ही नहीं उठाता राना सा। पर यह जिंदगी तो आपकी भी है ना? जिंदगी आगे के शब्द बोलने से पहले सोच रही थी, लेकिन साहिर समझ रहा था कि उसके दिमाग के घोड़े किस दिशा में और कितनी दूर तक दौड़ सकते हैं। कभी कभी मुझे तुम्हारे इस दिमाग न मौजूद दिमाग पर बड़ा अफसोस आता है जिंदगी। कम से थोड़ा सा अमाउंट में भी तो इसे होना चाहिए था। साहिर ने जिंदगी का जैसे मजाक उड़ाया। जिंदगी ने मुंह बना लिया था। जाने दीजिए, आपको तो बस मेरा मजाक बनाने का मौका मिलना चाहिए। मेरे पास दिमाग नहीं है तो क्या हुआ? आपके पास ढेर सारा है ना, बस उसी में से कुछ उधार दे दीजिए। उचित समय आने पर सूद समेत वापस कर दूंगी। जिंदगी ने कहा। पूरी पक्की बिजनेस गर्ल बन गई हो। साहिर मुस्कुराया। क्या करूं? संगत का असर है। अब आपकी बीवी हूं तो कुछ कुछ आपके जैसी बातें करने की कोशिश करती हूं। उद्धरण चिन्ह। जहीन सीब। साहिर ने सर झुकाकर अपनी तारीफ वसूल करते हुए कहा। ये जिंदगी भले ही मेरी हो, लेकिन इस जिंदगी पर अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। चाहे तुम इस मैटर में मुझे दकियानुसी कह लो या फिर रूढ़िवादी कह लो या फिर जो चाहे सो समझ लो, पर मैं वही हूँ। शादी कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है। ये जन्म जन्मांतर का बंधन है। दो आत्माओं का पवित्र मिलन है। हमारे सनातन धर्म में इसके जितना पवित्र कोई रिश्ता नहीं। एक बार जब ये बंधन बन जाता है तो जीवन के अंतिम सांस क्या आने वाले 7 जन्मों तक के लिए स्थायी हो जाता है। इसमें कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं होता। समझ गई ना? यहाँ तू नहीं कोई और सही का सिद्धांत नहीं चलता, बस यहाँ तू ही है का सिद्धांत चलता है। इसलिए यह बात तो कभी भी दिमाग में मत लाना कि मैं तुम्हारी जगह जागृति को दूंगा या फिर जागृति तुमसे तुम्हारी जगह छीन सकती है। मेरे लिए जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। जिंदगी, तुम मेरी जिंदगी हो। साहिर ने जिंदगी की आंखों में देखते हुए कहा। वो काफी दिनों से इस मैटर पर जिंदगी से बात करना चाह रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया था कि जागृति को देखकर जिंदगी खुद को असुरक्षित महसूस करती है। जिंदगी ने हैरानी से चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके राना सा इस तरह से सोचते होंगे। अधिकतर उसने साहिर को पश्चिमी सभ्यता की वकालत करते हुए सुना था। कई पुराने रीति रिवाज जो उसके समझ से परे हो जाते थे वो उनको करने से इनकार कर देता था, और धर्म के मामले में तो उसने कभी शिव के अतिरिक्त किसी की पूजा करते हुए अपने राना सा को नहीं देखा था। और वही बात जागृति की, तो जागृति से मुझे भी कोई प्रेम नहीं है और न ही कभी था। ये सब बेकार की बातें हैं। तुम तो जानती हो कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बाबा साहेब का सपना है, और इस सपने को पूरा करने के रूप में तुम मुझे मिली हो। अगर तुम्हारा और मेरा नसीब एक साथ जुड़ा नहीं होता तो बाबा सा हम दोनों को इस प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट में एक साथ नहीं बांधते। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं उनके दिल में हम दोनों को एक साथ बढ़ने की इच्छा जरूर थी।
ये बात तो तुम्हें अब तक पता चल ही गई होगी, इसलिए यह संबंध मेरे लिए बाबा सा का दिया हुआ वह उपहार है जो मैं अपने सर आंखों से लगाकर रखता हूँ। कहते हुए साहिर ने मुस्कुराकर जिंदगी की तरफ देखा। जिंदगी की आंखें खुद ब खुद शर्म से झुक गई थी। राणा सा इतना कुछ मेरे बारे में सोचते हैं। हमारे संबंध को लेकर उनके मन में कितनी पवित्र भावना है। बड़े बाबा सा ने भी इतना कुछ मेरे लिए सोचा और मैं बेवकूफ़ न जाने क्या करने जा रही थी। हीरे को छोड़कर कोयले से शादी करने जा रही थी। साहिर की बातें सुनकर जिंदगी के दिल में एक अफसोस सा भी उभर आया था, लेकिन साहिर ने उसे अफसोस मनाने का भी मौका नहीं दिया, क्योंकि तुरंत उसके कानों में साहिर की अगली लाइन पड़ी। जागृति शुरू से मेरे लिए एक दोस्त जैसे ही रही और अभी भी है, पर अब मुझे उसे देखकर अफसोस आता है। साहिर ने कहा, और यह अफसोस क्यों आता है? जिंदगी ने पूछा। आवाज में ऐसी टोन थी जैसे कि अपने पति को उसे लड़की पर अफसोस करने का भी मौका देना नहीं चाहती है। क्या करें जिंदगी? तुरंत उसके अंदर की पत्नी जाग उठी थी। रानी सा ने आखिर अपने धर्म पत्नी को इतने सारे अधिकार जो दे दिए थे, अब इन अधिकारों का उपयोग करना तो बनता था। साहिर ने उसके शब्दों की टोन पकड़ ली थी। जिंदगी के दिल की हालत समझकर वो मुस्कुराया। अफसोस इसलिए आता है क्योंकि उसकी हालत उस छोटे जिद्दी बच्चे के जैसी है जो कि अपनी ही जिद में अपना खेल खराब कर लेता है, अपना खिलौना तोड़ देता है और उसके बाद दूसरों से लड़ता चला है कि तुम्हारी वजह से मेरा खेल बर्बाद हो गया, और इस लड़ाई में वह अपना और ज्यादा नुकसान कर लेता है। साहिर ने कहा, सीधे सीधे कहिए ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जिंदगी ने एक लाइन में कह डाला। जिंदगी की बात सुनकर साहिर खुलकर हंस पड़ा। पहले ये कन्फर्म कर लो कि वो बिल्ली है या फिर छिपकली। उद्धरण चिन्ह जो भी हो, मेरी बला से मुझे क्या? जिंदगी ने मुंह बनाया। पर आप इस छिपकली या बिल्ली जो भी हो, उससे दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। ये कब पीठ पीछे कौन सा घाव दे जाएंगे कोई नहीं जानता। जिंदगी बोली, आखिर अपनी समझदारी का झंडा भी तो दिखाना था, पर इस बार यह झंडा बिल्कुल सही जगह पर लगा था। बात तो सही है तुम्हारी जिंदगी। जिंदगी हो या व्यापार, दोनों की गाड़ी अगर भरोसे के पहिए पर चलती है तो हमेशा ही सर पर दौड़ती है, और यह भरोसा मुझे मेरी जिंदगी पर है, किसी और पर नहीं। और यह मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरी जिंदगी हो या फिर मेरा बिजनेस, दोनों की पार्टनर मेरी जिंदगी है। साहिर ने जिंदगी को अपने नज़दीक करके उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा। तभी गाड़ी राणा एम्पायर के दफ्तर पर आकर रुक गई थी। साहिर ने झटके से जिंदगी को छोड़ा और बिल्कुल अपने आप को सीरियस एक्सप्रेशन में डालते हुए जिंदगी से बोला, अब जो तुम्हारे बाकी के सवाल जवाब है वो हम घर चल कर करेंगे। फिलहाल के लिए इस मैटर पर अब कोई सवाल नहीं होगा। अपना मूड सही कर लो, हम ऑफिस में जा रहे हैं और इससे अंपायर की लेडी बॉस होकर आज तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस में। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, इसलिए अपना मूड और बिहेव दोनों सही रखना। उद्धरण चिन्ह। गाड़ी के रुकते ही एक गार्ड ने आकर साहिर की तरफ का दरवाजा खोल दिया, और बिना जिंदगी का जवाब सुने हुए साहिर अपनी साइड से निकला और उसे जिंदगी के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जिंदगी भी दूसरी साइड की बजाय साहिर के साइड से ही बाहर निकली और उसने एक नज़र राणा अंपायर की के इस 12 मंजिली इमारत पर डाली। इस ऑफिस को देखकर ही तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। हे माता रानी, भले ही राणा सा की जिंदगी और उनके बिजनेस की गाड़ी मेरे भरोसे के पहिए पर चलती है, पर मेरी जिंदगी गाड़ी तुम्हारी ही भरोसे चलती है। अगर तुम ना संभालो तो कौन संभालेगा? मेरी गाड़ी तुम्हारे हवाले, अच्छी तरह से संभाल लेना, वरना। अपने मन में कहते हुए जिंदगी में एक नज़र साहिर की तरफ डाली, जो कि उसे अब आगे चलने के लिए आंखों से ही कह रहा था। सर हिलाते हुए जिंदगी ने ऑफिस की तरफ अपने कदम ले लिए। जीत की आस लगाए, तुम्हारे भरोसे के साथ
मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। अब ना पीछे मुड़कर देखना है और ना यहाँ से भागना है। एक विश्वास का दीपक अपने मन में जलाया है। सफलता का आसमान अब मुझे पाना है। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। बोलिए। चलिए मान लिया कि आपको ऐसा लगा कि हमने आपको कोई कॉल नहीं किया तो कम से कम एक बार आप भी तो हमें कॉल कर सकती थी ना। विक्रांत जी ने पूछा। बताया तो मेरा नंबर डीएक्टिवेट हो गया था। उद्धरण चिन्ह। नंबर डीएक्टिवेट हो गया था लेकिन हमारा नंबर तो आपके पास था ना। आप अपने इंडिया के नंबर से ही हमें कॉल करती तो हमारे पास आपका नंबर आ जाता। और ऐसा नहीं था कि इंडिया का नंबर देखकर हम फ़ोन रिसीव नहीं करते कि इंटरनेशनल रोमिंग के चक्कर में पड़ जाते। ये हमारा घर है, हमारा देश है। यहाँ की तो मिट्टी भी हमारे लिए अनमोल है। किसी के संदेश की क्या कीमत होगी, ये तो हम बात भी नहीं सकते। फिर अपने फ़ोन हमें क्यों नहीं किया? विक्रांत जी ने अपने सवाल के जवाब के लिए अभिज्ञा की तरफ देखा। सही मायने में तो शिकायत दोनों तरफ जमा थी और विक्रांत जी को देखकर साफ लग रहा था कि वह अभिज्ञा को सस्ते में छोड़ने वाले नहीं थे। आपको पता भी है इतने दिनों में हमने क्या कुछ नहीं सहा है। चाहे हमारे पास कितना भी काम हो, स्टडी क्यों ना हो, हमारे एक कान फोन की घंटी पर ही लगे रहते थे। हर रोज हम कई मौतें मरते थे। हर बीतते पल के साथ हमें ऐसा लगता था कि आप हमसे दूर जा रही हैं या फिर आप बहुत दूर चली गई हैं। अफसोस होता था अपनी हालत पर और गुस्सा आता था अपने आप पर कि क्यों हमने आपको जाने दिया, क्यों आपके साथ नहीं आए। हमारी क्या हालत ये हम आपको बता भी नहीं सकते। पर आपको क्या, आप तो अपने घर परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही थी। आपको याद भी कहा था कि विक्रांत प्रताप सिंह नाम का कोई लड़का आपके जीवन में भी था। जगह बदली, वक्त बदला, तो साथी भी बदल गए। विक्रांत जी ने अभिज्ञा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर मजबूती से उन्हें पकड़ते हुए पूछा। अब तो अभिज्ञा को कोई जवाब देते हुए बन नहीं रहा था और मैं आपके कॉल का इंतजार कर रही थी। यह इंतजार इतना गहरा था कि इसमें मुझे ये भी याद नहीं था कि मैंने आपको अपना इंडिया वाला नंबर नहीं दिया है। यह मुझसे गलती हो गई। अपनी गलती स्वीकार करते हुए अभिज्ञा अपने निचले होठों को दांतों से दबाया। विक्रांत जी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। और आप ये सोचती रही कि हमने आपको कॉल नहीं किया इसलिए जब तक हम आपको फ़ोन नहीं करेंगे तब तक आप हमें कॉल नहीं करेंगे। क्यों यही बात है ना? विक्रांत जी ने जांचती हुई निगाहों से अभिज्ञा की तरफ देखते हुए पूछा। अभिज्ञा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। गलतफहमियां इतनी अधिक बढ़ गई थी कि इन गलतफहमियों के कारण दोनों के बीच में एक दूरी आ गई थी जिसका एहसास अब इन दोनों को हो रहा था। विक्रांत जी ने एक गहरी सांस छोड़ी। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हम इतने दूर हो गए। अभिज्ञा ने विक्रांत जी की तरफ देखते हुए कहा, हमने आपसे पहले भी कहा था कि जिंदगी को अगर जीना हो तो छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पालना छोड़ दिया कीजिए। ये छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी बड़ी दूरियां दे जाती है और फिर जिंदगी बोझ बन जाती है। आप किसी और तरीके से भी तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते थे। अभिज्ञा ने अपना सर उठाया। विक्रांत जी ने हैरानी से अभिज्ञा की तरफ देखा। ये लड़की अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। हाँ, अगर नंबर की डिएक्शन को छोड़ भी दिया जाए तो मुझे ये भी पता है कि अगर आप चाहते तो आपके लिए मुझसे कांटेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं था। अभिज्ञा ने कहा, क्या आपने उसके लिए हमारे पास कोई रास्ता छोड़ा था? जरा याद कीजिएगा। विक्रांत जी ने पूछा। मतलब? अभिज्ञा समझी नहीं। हमने इस मैटर में भी सोचा था लेकिन आपकी जिस सहेली ने हमें आपके घर का एड्रेस दिया उन्होंने हमने साफ कहा था कि बेवजह कॉल ना करें या फिर कॉल करें ही नहीं क्योंकि आपके यहाँ नंबर ट्रेस होते हैं और फ़ोन भी रिकॉर्ड्स होते हैं। विक्रांत जी ने अभिज्ञा की तरफ देखते हुए कहा। अभिज्ञा ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिला दिया। फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड से आपका नंबर निकलवाया तो वह नंबर राणा अंपायर के ऑफिस का था।
फोन करने पर वहां के ऑफिस के स्टाफ ने उठाया। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत जी ने अपनी बात बताई। अभिज्ञा समझ गई थी बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रेम ने यह जरूरी कदम उठाए थे। चलिए छोड़िए इस बात को। कुआं प्यासे के पास आए या फिर प्यासा कुआं के पास जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्यास बुझानी चाहिए। आप बताए आप यहाँ तक आए कैसे? क्या मेरी उसे सहेली ने आपको यह नहीं बताया यहाँ आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? अभिज्ञा ने कुछ मुस्कुराते हुए पूछा। इंडिया आने के बाद हम डायरेक्ट आपसे मिलकर इस मैटर पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले हम अपने घर में अपने परिवार वालों को भी आपके बारे में बता देना चाहते थे, क्योंकि इंडिया आने के साथ ही हमारे ऊपर शादी का दबाव बनने लगा था। जिस दिन हमने अपनी माँ सा से आपके बारे में बात करने के लिए सोचा था, उसी दिन माँ सा कई सारी लड़कियों तस्वीर लेकर हमारे पास आई थी। उन्होंने हमारे लिए कई लड़कियां देख रखी थी। हम उन्हें न कह रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने सबसे पहले आपकी तस्वीर ही निकालकर हमारे सामने कर दी। सबसे पहले तो आपकी तस्वीर देखकर हमें भरोसा नहीं हुआ, पर अपनी आंखों पर भरोसा न करने का कोई सवाल भी नहीं उठता था। तभी हमने आपका बायोडेटा भी देखा। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। माँ सा अपने जवाब के लिए हमारी तरफ देख रही थी और अब तो हमसे ना हाँ बोला जा रहा था ना ही ना बोला जा रहा था। भले ही आप हमें भूल चुकी थी, पर हमें अच्छी तरह से याद था कि हमने बस आपकी वजह से ना हाँ किया और नहीं ना कर सके। विक्रांत जी ने अभिज्ञा की तरफ देखते हुए कहा। अब इसमें मैंने क्या किया है? अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम से अभिज्ञा चिढ़ गई। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, आपने ही कहा था कि आपकी माँ किसी भी लकड़ी की तस्वीर आपको दिखाएं तो आप उनमें से एक पसंद कर लीजिएगा। विक्रांत जी ने अभिज्ञा को ही उसकी बात याद दिलाते हुए कहा था। हाँ तो? अभिज्ञा में तेजी से पूछा, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसी वक्त विक्रांत जी ने अपने जवाब में क्या कहा था। ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम उस लड़की से बिल्कुल भी ब्याह नहीं करेंगे। हम आपको वचन देते हैं। माँ हमारे लिए कहीं की भी राजकुमारी क्यों ना देखें, इस दिल की रानी वही बनेगी जो कि इस वक्त हमारी नज़रों के सामने है। विक्रांत जी का जवाब याद आते अभिज्ञा ने अपना सर झुका लिया। एक शर्मीली से मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई थी। तो फिर क्या? अपने ही वचन में हम उल्टा बंध गए थे, पर हम भी कुछ ओवर स्मार्ट ही हैं। बचने का रास्ता निकल ही लेते हैं। विक्रांत जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने माँ सा से कुछ नहीं कहा, बल्कि आपकी तस्वीर लेकर देखी और आपका बायोडेटा मांगा था कि इस चीज़ के लिए निश्चित हो सके कि यह आपके ही हैं, और इस तरह से माँ सा को कुछ पता भी नहीं चला और हमारा इंटरेस्ट देखकर माँ सा ने आपके पापा सा को हाँ कह दी, जिसका नतीजा हम आज आपके सामने बैठे हैं। पर मानना पड़ेगा, जैसे आप हैं वैसे ही आपके पापा सा भी हैं। जितना आपने दोस्ती का बढ़ा हुआ हाथ स्वीकार करने से पहले हमें परखा था, उतना ही उन्होंने इस रिश्ते को यहाँ तक पहुँचने में हमें परखा है। विक्रांत जी बोले, उनके चेहरे और बोलने के लहजे जिससे साफ पता चल रहा था कि प्रेम ने उनका अच्छा खासा इंटरव्यू लिया है। हाँ तो वह होंगे ही आफ्टर और हमारे पापा सा है। अभिज्ञा इतराते हुए बोली। बिल्कुल, अब हमारे होने वाले ससुर जी भी हैं। विक्रांत जी मुस्कुराए। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आती है तो सुपर थैंक्स के माध्यम से प्रोत्साहन दिया कीजिए। फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।